वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस एसपीडी साइंस एनालिसिस में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। डेली ये एसपीडी साइंस एनालिसिस आपको मिलता है। पेज नंबर 6 हम लोग आज देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल है यहाँ पर, हर्ट्ज का मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज जो है वो किसका मात्रक है? तो आवृत्ति का मात्रक है। इसको एच जेड से डिनोट किया जाता है। HERTZ इसका हर्ट्ज जो है वो इस तरह से हम लोग लिखते हैं और इसको डिनोट करते हैं HZ से। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? तो -40 डिग्री जो टेम्परेचर है, इस पर डिग्री C और डिग्री F, इस दोनों की वैल्यू जो है वो बराबर होती है। ठीक है। DNA के मूल मात्रक कौन से हैं? तो DNA के जो मूल मात्रक हैं वो हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है। अब DNA की बात आई है, DNA की, तो इसमें याद रखिएगा DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड DNA। और DNA के डबल हेलिक्स मॉडल को किसने डेवलप किया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने किया था। फादर ऑफ DNA फिंगरप्रिंट किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एलिस जेफरी को। किसको कहा जाता है? एलिस जेफरी को। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे के कुछ क्वेश्चंस। ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ क्या होता है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है, ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल संरक्षित किया जा सकता है। रेल पटरी पर जोर पट्टी या फिश प्लेट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दो पटरियों को देखा होगा आपने, जोड़ने के लिए जो है फिश प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है या जोड़ पट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक पटरी यहाँ से चली और यहाँ पर आकर के वो ख़त्म हो जाती है, तो इसके बीच में जो है ये फिश प्लेट का इस्तेमाल करके इसको जो है वो जोड़ा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन, डॉक्टर CV रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर CV रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था भौतिक शास्त्र में 1930 ईस्वी में। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट काम करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। अब याद रखिएगा 2024 में 5 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है, भारत रत्न, जो कि 5 व्यक्ति को हैं। ठीक है। 4 मरणोपरांत हैं और एक जो है वो जीवित है, लाल कृष्ण आडवाणी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता दें, नोबेल पुरस्कार तो 1930 में मिला भौतिक शास्त्र में, ये तो हमने देख लिया, लेकिन CV रमन को भारत रत्न भी दिया जा चुका है 1954 ईस्वी में। अगला सवाल है, समुद्री मील किसकी दूरी का एक इकाई है? समुद्री मील जो है वो नौवहन की दूरी का एक इकाई है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो किसने दिया? न्यूटन ने दिया। और यहाँ पर इसको आप इस तरह से याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण का जो नियतांक उसमें होता है वो G होता है और F बराबर Gm1m2/r², ये इसको याद रखिएगा। ठीक है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है ये। फ्राइड का संबंध है किससे? तो फ्राइड का संबंध सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक के साथ है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। परमाणु रिएक्टर डैश को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। तो परमाणु रिएक्टर जो है वो यूरेनियम को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करता है। और इसी में सवाल अक्सर पूछा जाता है कि मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? तो भारी जल यानी D2O, जिसे हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जब सूर्य और चांद के बीच पृथ्वी आ जाती है, एक ऐसी स्थिति जिसमें पृथ्वी बीच में आ जाती है और सूर्य और चांद दोनों अलग अलग होते हैं साइड पर, और ये सब एक ही दिशा में जब हो तो ऐसी स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। यानी पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो ऐसी स्थिति को हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। आकाश नीला दिखाई पड़ता है, क्यों? क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है। ठीक है। और ये प्रकाश का जो प्रकीर्णन है इसके कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे अधिक होता है। लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे अधिक होता है।
अब यहाँ पर बैगनी का सबसे कम होता है, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से अक्सर सवाल जो है वो एग्जाम में बनते हैं। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है, किसके कारण? तो लैंप या लालटेन के अंदर जो तेल चढ़ता है ऊपर बत्ती में, तो ये ऊपर तेल चढ़ता है किसके कारण? ये घटना है जिसको याद रखिएगा, क्रिया केशिकत्व क्रिया के कारण, ये कैपिलरी एक्शन इसको बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन। इस क्रिया के चलते ये जो है चढ़ जाता है तेल ऊपर बत्ती में, ठीक है। मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? तो मृदा विज्ञान से हम मृदा का यानी मिट्टी का अध्ययन करते हैं। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है। तो न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम है ये बल का नियम है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। और इस द्वितीय नियम के अंदर हम F = ma लिखते हैं, ठीक है। ये व्यंजक है, यानी यहाँ पर बल बराबर होता है, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। द्रव्यमान गुने त्वरण बल बराबर होता है, ये इसका व्यंजक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रमशः है बृहस्पति, बुध और शुक्र। एंजाइम मूलतः क्या होता है? तो एंजाइम जो है मूलतः प्रोटीन होता है। कौन सा मानव यकृत का कार्य नहीं है, यानी लीवर का काम कौन सा नहीं है? हार्मोन का निर्माण करना जो है वो लीवर का काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा लीवर के काम जो है वो कौन कौन से हैं। तो लीवर का जो वर्क है वो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है। चयापचय की क्रिया, विष दूरण, प्रतिरक्षा, पाचन और विटामिन का भंडारण, ये सब लीवर यानी यकृत का काम है। किसका काम है? यकृत या लीवर का काम है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य कौन सा है? श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। जिस तापक्रम पर दाब दुगुना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाएगा तो क्या है? तो 327 डिग्री होगा। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यदि विस्थापन D बल F की दिशा में हो तो किया गया काम क्या होगा? तो यदि विस्थापन बल की दिशा में हो तो किया गया जो कार्य होगा वो अधिकतम होगा एवं धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। सरल आवर्त गति में आयाम a एवं अवधि t के साथ अधिकतम वेग क्या होगा? 2πa/t। 2πa/t ये अधिकतम वेग होगा। एक कूलाम आवेश बराबर है, किसके बराबर है? तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर है एक कूलाम आवेश। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये भी सवाल हमने पीछे देखा था अभी। संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक क्या है? संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक फैराड है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति क्या है? तो पराश्रव्य ध्वनि की जो आवृत्ति है वो 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर होती है। मनुष्य जो है वो किस आवृत्ति को सुन सकता है? तो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो है वो मनुष्य जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, 100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा जो है वो कितनी है? तो वो धारा होगी 0.4 एम्पियर। दाब की विमा क्या है? तो दाब की विमा जो है ml⁻⁻1 T⁻⁻2 ये होती है, ठीक है, दाब की यानी प्रेशर की विमा। रॉकेट किस सिद्धांत पे आधार पर काम करता है? तो रॉकेट जो काम करता है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 किलोवाट आवर = 1 यूनिट। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी जो है वो क्या होगी? तो एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होगी चिन्ह के अंदर। और अभिसारी लेंस हम लोग किसको बोलेंगे? उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस को ही कॉन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है। रडार निकाय डैश का प्रयोग करता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करता है। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ये किस प्रकार की तरंग है? तो ये एक अनुप्रस्थ तरंग है। पृथ्वी पर सर्वाधिक अनुप्रस्थ तरंग यानी विद्युत चुंबकीय तरंग का जो स्रोत है वो कौन सा है? वो प्राकृतिक स्रोत सूर्य का प्रकाश है।
अगला सवाल है विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग हैं ये बराबर है। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है, पवन का वेग मापने में किया जाता है एनीमोमीटर का, ठीक है, इस्तेमाल। विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या है? 6.7। जिप्सम का रासायनिक नाम पूछा गया है तो कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं फॉर्मूला CaSO4 × 2H2O। नेक्स्ट है आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल होता है। निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है कंकेव या अवतल लेंस के द्वारा। ठीक इसी तरह से अगर आपसे पूछे कि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस लेंस के उपयोग से उसकी ये बीमारी को दूर किया जा सकता है तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का इस्तेमाल होगा और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का इस्तेमाल होगा। उत्तल लेंस को हम लोग कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। शरीर में डैश के आधिक्य के कारण दिल का दौरा पड़ता है। तो शरीर के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाएगी तो फिर इसके कारण दिल का दौरा पड़ सकता है। गोबर गैस प्लांट कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो गोबर गैस प्लांट के अंदर जो गैस उत्पन्न होती है मीथेन। मीथेन को हम लोग CH4 से डिनोट करते हैं। इसे मार्श गैस भी कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन ने की है। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है तो ये संहति है। ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? तो ग्रेनाइट आग्नेय शैल यानी आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? तो मनुष्य जब सांस लेता है तो उस वक्त जो शोर होता है 0.5 डेसिबल होता है। इसके बाद देखिए उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों की प्रचुर स्रोत जो है वो क्या है? कोलतार है। सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? तो विद्युत बल्ब के अंदर जो गैस भरा जाता है, ठीक है, विद्युत बल्ब के अंदर, तो ये जो गैस होता है यहाँ पे फिलामेंट होता है और इसके अंदर जो गैस भरी होती है इसके अंदर ये कौन सी गैस होती है? तो ये होती है हाइड्रोजन गैस, सॉरी नाइट्रोजन और आर्गन गैस होती है। नाइट्रोजन और आर्गन गैस होती है बल्ब के अंदर। और जो ये फिलामेंट है ये किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का बना होता है। भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है फ्यूचर का फ्यूल, ठीक है, भविष्य का ईंधन, फ्यूचर ऑफ फ्यूल, ठीक है, फ्यूचर ऑफ फ्यूल, भविष्य का ईंधन इसको कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण में जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको क्या कहेंगे? जल। जल का ऑक्सीकरण होता है। किसका होता है? तो जल का ऑक्सीकरण होता है। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताता है वो क्या है? पारिस्थितिकी है। मुंह तक पानी से भरे ग्लास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है, देखिए यहाँ पर एक पानी का गिलास है मान लीजिए और मुंह तक पानी भरा हुआ है, इसके अंदर एक बर्फ का टुकड़ा भी डला हुआ है। तो इसके अंदर जब ये बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा ये पूछा गया है। तो देखिए जब ये बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा, क्योंकि ये जब भी इसके अंदर है और पानी यहाँ तक है, ठीक है, तो बर्फ ने अपनी जगह पूरी ले ली है, जितना आयतन है उसने अपना वो ले लिया है, इसीलिए इसके जल के स्तर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये पिघलेगा तो ये जो जगह बर्फ था पहले उस जगह पर वो पानी हो जाएगा। तो जल का स्तर अपरिवर्तित बना रहेगा। क्या होगा? जल का स्तर जो है वो अपरिवर्तित होगा, ये ध्यान रखना है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने एसपीडी के कुछ साइंस के क्वेश्चंस का एनालिसिस किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसे एक्टिवेट कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी अपडेट कर दिया गया है जहां पर आप डेली करंट अफेयर्स के टेस्ट दे सकते हैं और अपनी जो तैयारी है उसको चेक कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।